बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है। सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 7x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 13y इज इक्वल टू लॉग एक्स। इस होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को समझेंगे कि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ही एक्स की यहाँ पर पावर है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 पावर है, सेकंड पावर है तो 2 पावर है, तो इसलिए इसको होमोजीनियस बोलेंगे। और इसको हमें कन्वर्ट भी करना होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसके लिए एक सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं, वो है पुटिंग एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं e की पावर z लिखने के बाद दोनों साइड लॉग ले देते हैं, तो लॉग एक्स इक्वल टू लॉग e टू द पावर z हो जाएगा। और पावर लॉग में पावर आगे मल्टीप्लाई कर जाती है, z लॉग e, और बेस नहीं लिखा होता तो e होता है। दोनों इक्वल हो तो वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो z इंटू 1 हो जाएगा। ये लॉग एक्स यानी लॉग एक्स की जगह पर z, और कभी z बाद में होगा तो हम उसके यहाँ पर लॉग एक्स रख देंगे। इतना रखने के साथ साथ हमारा जो x डी ओवर डी एक्स जो ऑपरेटर होता है वो कैपिटल डी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर जो होगा वो डी डी माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस ऑपरेटर की जगह पर डी डी माइनस 1, यानी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पर लिख सकते हैं, उसको इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं और फिर इसके बाद कह सकते हैं कि hence equation 1 reduces in the form इस फार्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फार्म है डी डी माइनस 1, यानी ये वैल्यू जो हमने पुट की है वो एक्स स्क्वायर डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर की जगह पर, यानी एक्स स्क्वायर डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर के यहाँ वाई जो लिखा है वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा, प्लस का 7 और इसके बाद में जो एक्स डी ओवर डी एक्स है, एक्स डी ओवर डी एक्स यहाँ पर डी लिख देंगे, और वाई तो इसके बाद में ये यहाँ पर लिखा है जिस पर ये ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है, प्लस का यहाँ पर 13y है राइट हैंड साइड में। जो लॉग एक्स है इसके यहाँ पर z में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को हमने z में कन्वर्ट किया है। डिपेंडेंट वेरिएबल y था वो y ही रहेगा। अब इन सभी में से राइट हैंड साइड में हम y को बाहर ले लेंगे, तो ऑपरेटर यहाँ पर d का इंटू हुआ, डी स्क्वायर माइनस का d हो जाएगा, प्लस का 7d बचा, प्लस का 13 है। z को हमने y को बाहर ले लिया, राइट हैंड साइड में z है, और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 6 बचेगा प्लस का, तो डी स्क्वायर प्लस का 6d प्लस का 13 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y और डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर z है। तो ये इक्वेशन जो आया है इसको हमें, जो कि हम देख रहे हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, इससे पहले वेरिएबल कोफिशिएंट थे और वो होमोजीनियस फॉर्म में थे। तो इस तरीके से की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड कर देते हैं, अपना सोल्यूशन आ जाता है। अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकाला जाए। इसके लिए एक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, तो हम लिखते हैं इट्स एक्सिलरी इक्वेशन या द एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन जो 2 है उसका एक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट जो कि d का फंक्शन होता है, उसमें d की जगह पर आप m पुट कर देंगे, m स्क्वायर प्लस का 6m प्लस 13 राइट हैंड साइड में 0 के इक्वल पुट कर देंगे। और इसके फैक्टर अगर नहीं हो पा रहे हैं तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला सभी लोग जानते हैं, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो तो x की वैल्यू इस फार्मूले से निकाली जाती है, फाइंड की जाती है। माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट v स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, तो इसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो m की वैल्यू हो जाएगी माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, a की वैल्यू 1 के इक्वल है। तो इसे थोड़ा सॉल्व करना होगा, और m की वैल्यू यहाँ से 2m की वैल्यू मिल जाएंगी। तो m इज इक्वल टू मिला माइनस का 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर यहाँ पर था तो 36 हो गया, और ये 13 हो जाए 52 हो जाएगा यहाँ पर 13 4 जा अपॉन में हो है 2
और इन दोनों का डिफरेंस भी लेना होगा जो कि माइनस में आएगा, यानी माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस का 16 अपान में 2, और ये माइनस स्क्वायर रूट -1 को आयोटा आई बोलते हैं। तो ये m की वैल्यू चल रही है -6 प्लस माइनस आयोटा, और 16 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 4 होगा, अपान में 2 है। और यहाँ से हम उसको अलग अलग करेंगे, यानी -6 अपान 2 करेंगे, प्लस माइनस आई 4 अपान में 2 करेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो m की वैल्यू माइनस का 3 प्लस माइनस आई इंटू 2 को जब पहले लिखने आप यहाँ पर, तो इसमें रियल पार्ट -3 और इमेजिनरी पार्ट 2 है, जो कि +2 भी होगा -2 होगा, क्योंकि m की ये 2 वैल्यू हैं और ये कॉम्प्लेक्स फार्म में है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फार्म में है, और m की ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फार्म में वैल्यू होती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका होता है e⁻, जो रियल पार्ट है -3, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने के बाद में एक ब्रैकेट लगाएंगे, एक आर्बिट्री कांस्टेंट c1 लिखेंगे, कॉस, फिर उसके बाद इमेजिनरी पार्ट जो था i का कोफिशिएंट 2 लिखेंगे, अब प्लस माइनस दोनों इसी के अंदर ही आ जाएंगे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मल्टीप्लाई कर देंगे इस इमेजिनरी पार्ट में, और प्लस का c2 साइन ऑफ 2z, यानी ये सेम होता है। तो अगर इस में रियल पार्ट यहाँ पर पहुँच गया और इमेजिनरी पार्ट वाला आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लेके इस तरीके से लिखने का ढंग होता है। एक तरीका और होता है, लेकिन वो इंटरचेंजेबल है, दोनों आपको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप इस फार्म में लिख देंगे। उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे, जो कि 1 अपान में लिखते हैं इक्वेशन नंबर जो 2 आया था हमारा, y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट जो भी है d का फंक्शन, वो अपान में लिख देते हैं, ऑपरेटर बन जाता है ये d² प्लस का 6d प्लस का 13, ये 1 अपान दिस, ये ऑपरेटर पूरा ऑपरेट होगा जो भी इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड में होगा। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं जो z है यहाँ पर। और इसमें सबसे पहले तो जो कॉन्स्टेंट है उतना ही बाहर ले लेंगे और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में d की लिख देंगे, यानी सबसे कम पावर जो है पहले लिख दें 13 प्लस का 6d प्लस का d² प्लस z लिख दें ऐसे, क्योंकि ये है z में पॉलिनोमियल है, तो इसको हम बाइनोमियल बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए यहाँ पर 1 बना लें, बाकी पूरा इसको 1 मान लेंगे, क्योंकि बाइनोमियल में 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंसन किया जाता है। 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंसन होता है 1 प्लस nx प्लस n-1 अपान फैक्टोरियल 2x² प्लस एंड सो ऑन। तो इतना ही बनाने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे बाद में, तो 1 पहले बना लें। इस 1 को लाने के लिए जो भी यहाँ पर होगा उसको हम बिल्कुल बाहर ले लेंगे, तो इधर डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, और इसमें पूरे में डिवाइड होगा, यानी 6d प्लस d² अपान 13 को, और इसको 1 मान लें जो x तरह के काम करेगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे। अभी तो पावर 1 है प्लस का, तो 1 अपान 13 को बाहर रखते हुए इसको पूरे को जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 1 प्लस का 6d प्लस d² अपान 13 होल पावर ये -1 होगी, जो z पर ये पूरा ऑपरेटर ऑपरेट होना है। और यहाँ पर इस बाइनोमियल थ्योरम का हम लोग यूज़ कर देंगे। दोबारा से हम इसको लिख देते हैं 1 प्लस x टू द पावर n का एक्सपेंसन होता है। यहाँ पर n की वैल्यू कोई भी इंडेक्स n इंडेक्स हो सकती है, यानी पावर निगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी होती है, उसके लिए ये फार्मूला होता है 1 प्लस nx प्लस का n-1 अपान फैक्टोरियल 2x² प्लस, हमें ज़्यादा टर्म नहीं लिखना है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होते हैं। और यहाँ पर चूँकि पावर इसकी 1 है, तो ये चूँकि x की यहाँ पर d ऑपरेटर है, और एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे z का z के रिस्पेक्ट में, क्योंकि d का मतलब है d ओवर dz है, तो z का डिफरेंस एक बार कांस्टेंट और 2 बार तो 0 हो जाएगा। तो सिर्फ हमें एक पावर ही लिखना होगा इसमें इसकी, क्योंकि इसमें एक पावर मिलेगी और इसमें 2 मिलेगी, जो हम एक पावर का लेंगे इसको, x ये पूरा है x की जगह पर है ये। जब ये 2 टर्म लिखेंगे तो उसमें भी d² मिलेगा, इसका 0 हो जाएगा, तो नेक्स्ट में तो x का स्क्वायर होना है, यानी इसका स्क्वायर मिनिमम d² मिलेगा, और इसमें तो d की पावर 4 मिलेगा, दोनों के इंटू का ट्वाइस भी मिलेगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमें सिर्फ 2 टर्म ही लिखना होंगे, और उसमें भी ये वाला 0 हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो एक्सपेंसन कर दें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, और सिर्फ 2 टर्म ही लिखेंगे, तो 1/13 बाहर रहेगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर ये वैल्यू चल रही है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हम यहाँ पर अब लिखते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 1/13, और हमने लिख रखा है
एक्सपेंशन करना है कि 1 प्लस एन की जगह पर -1 है और एक्स की जगह पर ये वैल्यू है अपान में जिसका 13 था, डी 60 प्लस का था 6d प्लस का d² था, उसी जैसा हम यहाँ पर लिख देंगे। आगे नेक्स्ट हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हम बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 है और एक बार डिफ्रेंसिएशन ही 0 हो जाएगा और यहाँ पर इसके बाद जो है होल अब स्क्वायर अगर होगा तो कम से कम 2 बार तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे और वो 0 हो जाएगा, और भी हाइयर होंगे तो उसका भी 0, तो 0 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। तो इस z को अंदर ले आएंगे, 1 पर लगेगा ऑपरेट होगा, ये z आ जाएगा और माइनस शुरू में लिख दें 1/13 को यहाँ पे लिख दिया और ये ऑपरेटर z पर ऑपरेट होगा तो 6dz हो जाएगा प्लस d² हो जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे इसलिए छोड़ दिया है, प्लस एंड स्वान वाले जो होंगे 0 हो जाएंगे। 1/13 z माइनस 1/13 और ये तो आपको मालूम ही हो चुका है कि क्या है, d का मतलब d/dz है, ये एक बार है और ये दो बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे z का तो ये तो हो जाएगा 0, इसलिए हम इसे लिखेंगे नहीं। 1/13 ये तो 1/13 को हमने शायद यस तो z माइनस अब इसका तो z का z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा तो 1/13 इंटू 6 इंटू ये तो वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी सॉल्व होने पर 6/13 ही आएगा, यानी इसको पर्टिकुलर इंटीग्रल को अब लिखें तो 1/13 z माइनस 6/13 सॉल्व होके ये आ चुका है पर्टिकुलर इंटीग्रल। और इस z को भी हमें x की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देना चाहिए, तो 1/3 नहीं, अच्छा हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में नहीं लिखा है तो इकट्ठा दोनों को चेंज करेंगे। फ़िलहाल अब हम लिख सकते हैं कि जनरल सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन कहते हैं जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ही इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट हो उसके सोल्यूशन में। तो जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, तो आपको मालूम है किस तरीके से लिखा जाएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है y उसको लिखते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पीछे हम लोग को लिख चुके हैं जो कि था e⁻³ -3x, उसके बाद यहाँ पर c1 cos 2z था प्लस का c2 sin 2z था। पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी निकाला है 1/13 z माइनस का 6/13। हमारी प्रॉब्लम x में थी तो z इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हटाना है, जैसे कि शुरू में बताया जा चुका है कि हमें z की जगह पर log x लिखना है और e⁻z की जगह पर x लिखना है। तो इसी फॉर्म में सभी को कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले हम इसे लिख सकते हैं e⁻³ को e⁻x की पावर -3 कर लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन होकर -3x आ जाएगा। और यहाँ पर आपको मालूम ही है कि z की वैल्यू लिख देंगे जो कि log x है। तो अभी हम फ़िलहाल जो है इसमें वैल्यू नहीं रख रहे हैं, एक साथ सबकी रखेंगे। ये हमारा z होगा, सॉरी यहाँ पर z होगा, अगर हमने CF में x लिखा है तो गलत है, नहीं हमने z ही लिखा है। तो यहाँ पर e⁻z होल पावर -3 कर लेंगे और अगले स्टेप में एक साथ सभी को हम x की फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पर आपको मालूम है e⁻z जो है शुरुआत में क्या माना था, x माना, तो x की पावर -3 हो गई। c1 y के इक्वल चल रहा है, सॉल्यूशन आ चुका है cos 2 और इस z की जगह पर शुरू में देख लीजिए क्या था, log x रखना था प्लस का c2 sin ऑफ 2x की जगह पर हमें log x रखना था और प्लस का 13 प्लस 1/13 z की जगह पर log x माइनस का 6/13 हो जाएगा। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।